नमस्कार, फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे एसएससी जीके जीएस पीवाई की सीरीज, जिसमें आज अपना सेट 24 रनिंग में है। मेरे प्यारे साथियों, हम इसमें एसएससी जीके जीएस के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे थे और कौन से क्वेश्चंस का अभी ट्रेंड है, यानी कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फैक्चुअली, ये समझने का हम प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि सारे के सारे कंप्लीट ऑप्शंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, बाय द वे मान लो किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और होता है कि आने वाले समय में उस ऑप्शंस के जितने भी ऑप्शंस आए थे वहीं से जो है कोई ना कोई क्वेश्चंस बना के आपको सेम एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। ये ज़्यादातर ये ट्रेंड देखा जाता है, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, चाहे हिस्ट्री में ज़्यादातर ये बौद्धिज्म में और जैनिज्म में ये देखा गया है कि कोई भी ऑप्शन होता है और लगातार जो है उसी ऑप्शन पर मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको ये करना है कि PYQs जो है उसके सारे के सारे ऑप्शंस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों किसकी। आज जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द पोटोमेक रिवर। मेरे प्यारे बच्चे, हम जब पोटोमेक रिवर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक शब्द पोटोमेक रिवर, पोटोमेक रिवर, मेरे प्यारे बच्चे, जब हम पोटोमेक रिवर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, पोटोमेक रिवर की बात की जा रही है, तो ये जो है ये उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, इसका फ्लो कहाँ पर हो रहा है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में ये फ्लो हो रही है और उत्तरी अमेरिका में भी हम बात कर रहे होंगे तो यूएसए, ठीक है, यूएसए, और यूएसए में आगे जाके जो है ये कहाँ पर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्या अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में जाकर ये क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है। यानी कि जो है आप इसके लिए याद रखना कि पोटोमेक नदी उत्तरी अमेरिका में फ्लो हो रही है और उत्तरी अमेरिका में जो है ये मेनली जो है यूएसए, और यूएसए में भी कहाँ पर, ये वॉशिंगटन डीसी, क्या वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब यूएसए की राजधानी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। क्या याद रखोगे, वॉशिंगटन डीसी याद रखना। और वॉशिंगटन डीसी जो है वो कौन सी, वो है मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक रिवर के तट पर। ठीक है, ये आप याद रखना, वॉशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे, क्या, इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, मैड्रिड की। ठीक है, मैड्रिड कोई ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर नहीं है, ठीक है, परंतु आप बर्लिन के लिए याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यहाँ से। बर्लिन जो है इसको याद रखना, स्प्री नदी, कौन सी नदी, स्प्री नदी। और बर्लिन कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी की कैपिटल जो है वो कहाँ है, ठीक है, बर्लिन है। और बर्लिन जो है ये नदी कौन सी आएगी, स्प्री नदी, क्या आएगी, स्प्री। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इस्लामाबाद जो है, ठीक है, इस्लामाबाद की यदि बात करें तो कोरंग, या तो आप बोल दो कुरंग, क्या कुरंग, ठीक है, या अपन बोल रहे होंगे इसको कोरंग, कोरंग नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर, कोरंग नदी के तट पर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिटी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कौन सी नदी जो है, क्या कौन सी नदी जो है वो कौन सी सिटी के आसपास है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है CPO SI में पूछा गया है, टीयर फर्स्ट में 1 जुलाई 2017 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलीजियंस व्हाट एम ऑफ 5 ईयर प्लान। मेरे प्यारे बच्चे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति कौन सी पंचवर्षीय योजना में, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, मतलब स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात, किसके साथ में, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात, और इसके अलावा आत्मनिर्भरता की बात। ये लक्ष्य जो है, ठीक है, ये एम जो है वो कौन सी 5 ईयर प्लान का था। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे दे रखा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसका मेन उद्देश्य क्या था,
इसका एग्रीकल्चर इसका हेवी भारी उद्योग है क्या, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जब उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारी उद्योग। किसको बढ़ावा देना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, हेवी इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जब बात कर रहे होंगे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो आपको याद है कि 5 ईयर प्लान की जब बात करते हैं तो इसमें कृषि प्लस उद्योग यानी कि दोनों पर फोकस किया गया, कुल मिलाकर समावेशी विकास की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थिरता की बात की गई। और उसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जब बात करते हैं तो इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की बात किसमें, प्रगतिशीलता की बात किसमें की गई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5, ठीक है, 5 ईयर प्लान या 5th ईयर प्लान में इसकी बात की गई, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है CPO-SI टीयर फर्स्ट 9 नवंबर 2022, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देना किस पर जोर दिया गया, कृषि पर, ठीक है, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया। और इसके तहत भारत के बड़े बांध, ठीक है, भारत के बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर रिवर वैली परियोजना, ठीक है। तो आप ये 3 बड़े प्रोजेक्ट थे। ये पहली पंचवर्षीय योजना, क्या, पहली पंचवर्षीय योजना में ये चलाए गए, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे 1951 से लेकर 1956, ये आप टाइम याद रखना, ये था पहली पंचवर्षीय योजना का 1951 से लेकर 1956 के टाइम था। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट याद रखना, वो है कि इसमें जो मॉडल चुना गया था, ठीक है, यानी कि ये किस पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। ये आप याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। तो मेरे प्यारे बच्चे साथियों, आप इसको याद रखना, इसका राइट आंसर होगा क्या, कृषि क्षेत्र। किसमें होगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद में जब अपन बात कर रहे होंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान की, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो फोकस किया गया वो किया गया हेवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों पर। किस पर किया गया, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, ठीक है, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। और इसके जो टाइम पीरियड है 1956 से 1961, ये आप इसका टाइम याद रखना। यानी कि पहली जो थी वो कब से लेकर कब तक है, ठीक है, 1951 से लेकर 56, और नेक्स्ट जो है 56 यानी कि 56 से लेकर 61। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद में तीसरी जो थर्ड वाली आई
ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो थर्ड 5 ईयर प्लान में यहाँ पर किस पर ध्यान दिया गया? ओवरऑल हमने जिस पे चीज़ पर ध्यान दिया वो क्या था? इसमें दोनों को हमने जोड़ दिया, यानी कि कृषि क्षेत्र पर भी हम ध्यान देने लगे, कृषि प्लस उद्योग, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसका मॉडल आप याद रखना, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये पॉइंट आप याद रखना है कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान देना, और इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कई बार जो है मॉडल से क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है द रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 19 एंड 10 5 ईयर प्लान्स वॉज, ठीक है, डैश डैश, उसके बाद में नेक्स्ट डैश एंड बोल के बोला गया है रेस्पेक्टिवली, यानी कि 9वीं और 10वीं पंचवर्ष योजना में वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मतलब कितने तक हमने क्या किया था? ग्रोथ किया था, जीडीपी ग्रोथ किया था। तो मेरे प्यारे साथियों इस समय ग्रोथ थोड़ी ठीक ठाक रही थी, इस वजह से जो है ये हमारी ग्रोथ कितनी चली भाई? ये चली थी 6.5 से, ठीक है, 6.5 से 8, 6.5 से 8 क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ठीक थी। इसी के बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे नेक्स्ट के, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देख रेख करता है? विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात की जा रही है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है, यानी कि छोटे छोटे ऋण देना जिसका कार्य होता है, छोटे उद्योगों को ऋण देने का जो कार्य होता है, ठीक है, तो वो ये कार्य कौन करता है? ऑप्शन दे रखा है वित्त मंत्रालय, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में भारतीय बीमा नियामक एंड विकास प्राधिकरण IRDAI, और उसके बाद में यहाँ पर बात की गई है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, सबसे पहले एक ऑप्शन दे रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय की बात किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब 1 रुपये का क्या 1 रुपये का सिक्का जारी करने का अधिकार, यदि 1 रुपये का करेंसी जारी हो रही है तो 1 रुपये या उससे कम, ठीक है, आप ये याद रखना कि 1 रुपया या 1 रुपया या उससे कम के करेंसी नोट करेंसी नोट जारी करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार जारी करने का अधिकार किसको होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, ये राइट्स जो होता है वो किसके पास होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता है। उसके बाद में देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, क्या भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जितना भी जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का नियामक करने का कार्य है।
रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम का कार्य कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है आरबीआई। यानी कि जितने भी बैंकिंग व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंसेस जितने भी हैं, क्या माइक्रो फाइनेंस एंड इट्स रिलेटेड ऑल वर्क, ठीक है। यानी कि माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप याद रखना, थर्ड है 1 रुपए से अधिक की करेंसी जारी करने का अधिकार, किसके पास होता है भाई? आरबीआई के पास, ठीक है। यानी कि 1 से कम की यदि करेंसी नोट जारी की जा रही है, 1 रुपये या 1 रुपये से कम की, तो वो किसके द्वारा की जा रही है? वो की जा रही है मेरे प्यारे साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और यदि 1 रुपये से अधिक की करेंसी नोट जारी करना है या करेंसी जारी करनी है तो वो किसके द्वारा की जाएगा? वो किया जाएगा अपने आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा आप एक पॉइंट याद रखना, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का जो भी क्या करना है अपन को नियामक करना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों मैच हो रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम का क्या करना, नियामक करने का अधिकार किसका है? वो है मेरे प्यारे साथियों किसका है? ठीक, आरबीआई का है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस एंड इट्स रिलेटेड ऑल वर्क जो है उसके ऊपर भी राइट्स किसका है? आरबीआई का है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा नियामक निकाय, ठीक है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ऐसी है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की क्या करता है? देख रेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, भारतीय बीमा विनियामक, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो इसका जो काम है, इसका काम जो होगा वो बीमा से संबंधित होगा, बीमा से संबंधित नियामक कार्य करना। यानी कि बीमा से संबंधित जितने भी काम हैं वो काम कौन कर रहा है? IRDAI। इसके अलावा याद रखना भारतीय प्रतिभूति, ठीक है, इंडियन सिक्योरिटीज़ की बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम किसका है? तो ये काम कर जो करता है, यानी कि ऑप्शन सी सेबी का जो कार्य होगा, सेबी क्या कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे? सेबी जो है इसका मेनली जो वर्क होगा वो होगा शेयर मार्केट में जितने भी होती है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझो, शेयर मार्केट का नियमन करना। शेयर मार्केट का क्या करेगा? ये नियमन करेगा, शेयर मार्केट का नियमन करना। इसके अलावा प्रतिभूतियों का, ठीक है, प्रतिभूतियों का क्या करना? नियमन, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, रेगुलेशन ऑफ
सिक्योरिटीज, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये काम किसका होगा? ये होगा सेबी का। किसका काम होगा? सेबी का काम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है अब सारे के सारे ऑप्शंस मैं क्लियर करवा चुका हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब वित्त मंत्रालय की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वित्त मंत्रालय का जो है ओवरऑल काम क्या होगा? वित्त मंत्रालय कर रहा होगा 1 रुपये या उससे कम की करेंसी नोट जारी कर रहा होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट एंड इट्स रिलेटेड और वर्क कर रहा होगा। आरबीआई की जब बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम का नियमन, ठीक है, रेगुलेशन और बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम की बात, इसका भी रेगुलेशन कर रहा होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, भारतीय बीमा नियामक एवं और विकास प्राधिकरण की बात कर रहे होंगे, IRDAI की बात कर रहे होंगे, तो इसका काम क्या है? बीमा से संबंधित जितने भी नियामकीय कार्य है, रेगुलेशन का कार्य है, वो काम करना। इसके अलावा जब बात कर रहे होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे होंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात कर रहे होंगे, तो ये काम किसका होगा? ये सेबी का, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बात कर रहे होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका कार्य क्या है? जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, क्या जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है या शेयर मार्केट से संबंधित जो रेगुलेशंस करना होता है, ये कार्य किसका है? ये कार्य है मेरे प्यारे साथियों सेबी का। किसका कार्य है? सेबी का कार्य है। ये कंप्लीट वर्क हो गया, यानी कि ये सारी की सारी जो है ये फाइनेंस के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमी के फील्ड में जो है एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में वर्क कर रही होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जान दीजिए, यहाँ पर जो है अपन को आइडेंटिफाई करना है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, क्या करना है अपन को? आइडेंटिफाई। ऑप्शन फर्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों दे रखा है, क्या? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, खुले बाजार की क्रियाएं करती है। खुले बाजार की क्रियाओं को अपन बोल रहे होते हैं ओपन मार्केट, ओपन मार्केट क्या बोल रहे होते हैं? ओपन मार्केट एक्टिविटीज बोल रहे होते हैं। ओपन मार्केट एक्टिविटीज अपन इसको बोल रहे होते हैं, या ऑपरेशंस क्या बोल रहे होते हैं? ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको अपन क्या बोल रहे होते हैं? OMO। क्या बोल रहे होते हैं? OMO। यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब हम इन ओपन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये काम जो है, ये काम कौन कर रहा होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये काम RBI का होता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम होता है, RBI का कार्य होता है। RBI क्या करती है? RBI मेरे प्यारे बच्चे क्वालिटिव, RBI के पास में कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब होता है CRR, SLR, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वो उनके माध्यम से जो है वो क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा था? सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए होता है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जब मान लो मार्केट में, यानी कि इकोनॉमी में यदि पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों के पास में जो है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि महंगाई होगी, क्योंकि लोगों की क्या होगी? परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो वो क्या हो रहा होगा? ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, परंतु इकोनॉमी में प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा होगा। इस वजह से जो है क्या हो रहा होगा कि सर उससे महंगाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उससे महंगाई बढ़ेगी। तो याद रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी कुल मिलाकर एक पॉइंट आता है कि जो करेंसी, क्या जो मुद्रा का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, OMO से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये काम कौन कर रहा होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये काम कर रहा होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी है, वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये क्या कर रही होती है? भाई साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है 1 रुपये का सिक्का जारी करना। क्या है? 1 रुपये का सिक्के को क्या करना? जारी करना। आगे ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है ये क्या कह रहा है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर, बैंक रेट, ठीक है, इकोनॉमी के लिए बैंक दर का मतलब, मेरे प्यारे साथियों याद रखना, हम बैंक रेट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैंक रेट। तो बैंक रेट जो है वो किसके अंदर में आती है? ये मैं आपको अभी भी बात कर चुका हूँ कि ये जो है ये RBI के टूल्स है। RBI के क्या है?
टूल्स है जिसमें वो क्या करते हैं, मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी इकोनॉमी को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम क्वांटिटिव टूल्स की बात कर रहे होते हैं तो इसमें OMO आता है, और इसके अलावा एक मेरे प्यारे साथियों कौन सा आता है, बैंक रेट। क्या आती है, बैंक रेट। और तो RBI जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर यानी कि बैंक रेट क्या करता है, तय करता है, जिस पर, ठीक है, जिस पर क्या ली जाती है, जिस पर ब्याज दर पर क्या लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। तो ये काम RBI करता है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है, ये बात भी सही है कि 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों ही राइट है। RBI 100 रुपये की करेंसी नोट छापता है, बिल्कुल। मैंने आपसे बोला कि वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपये या 1 रुपये से कम के नोट जो है क्या कर रहा होगा, प्रिंट कर रहा होगा, जारी कर रहा होगा, इशू कर रहा होगा, ठीक है। वहीं यदि बात करें तो 1 रुपये से अधिक, जिसमें 100 रुपये भी आ चुके हैं, ठीक है, वो काम कौन कर रहा होगा, वो कर रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, कौन, RBI कर रहा होगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा होगा, ठीक है। तो आप सामान्यतः देखना जो, ठीक है, नोट होते हैं उसके ऊपर RBI के सिग्नेचर होते हैं, RBI के गवर्नर के क्या होते हैं, सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब जो है इस करेंसी को इशू कौन कर रहा है, वो कर रहा है RBI, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल क्या है, राइट है। यहाँ पर सेबी की जगह क्या होना चाहिए था, RBI, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है वर्ष 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और मुद्दों और चिंताओं पर अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। मेरे प्यारे साथियों, 2010 की बात क्या की जा रही है, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है जुलाई 2023। 2010 की मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, ठीक है। ये बात है बेंगलुरु की। कहाँ की बात है, बेंगलुरु में कुछ MBI यानी कि माइक्रो फाइनेंस, MFIs यानी कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे, और ये जो है लोगों से बहुत ज़्यादा क्या ले रहे थे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले रहे थे। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 2010 में क्या हो रहा था, जो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं थी यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो थे, ठीक है, ये भाई साहब जो है लोगों को क्या कर रहे थे, ये लोगों से ब्याज दर ज़्यादा ले रहे थे। क्या ले रहे थे मेरे प्यारे साथियों, ब्याज दर ज़्यादा ले रहे थे, लोगों की इंटरेस्ट रेट क्या थी, ज़्यादा थी। तो भाई साहब जो है कई किसानों ने, फार्मर्स ने क्या कर दिया, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, विरोध कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कौन थे, MFIs थी, तो वो जो है इंटरेस्ट रेट, क्या ले रहे थे, अधिक ले रहे थे, और जबरन वसूली, ठीक है, लोन की जबरन वसूली कर रहे थे। जब मेरे प्यारे साथियों जो लोन की जबरन वसूली करेंगे, ब्याज दर ज़्यादा होगी, क्या होगी, ब्याज दर ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो है कृषक समुदाय, कृषक यानी कि कुछ कृषकों ने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइक्रो बेंगलुरु की बात है, ये स्टोरी कहाँ की है, ये है बेंगलुरु की, बेंगलुरु की है। और बेंगलुरु में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में ये हो रहा था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो थे, ठीक है, वो जबरन क्या कर रहे थे, लोन की रिकवरी कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट क्या थी, ज़्यादा थी। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों हो ये रहा था कि कुछ फार्मर्स ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और ये मामला जो है ये क्या बन चुका था, इंटरनेशनल मामला बन गया। जब ये इंटरनेशनल मामला बन गया, इसलिए देखो लाइन को ध्यान देना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ष 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का, यानी कि, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में मुद्दे और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से जब ये किसान जो कृषक जो थे, कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से 2010 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 में जो है मालेगांव में जो है, ठीक है, यानी कि मालेगांव समिति का गठन किया गया।
मालेगांव समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। तो आप ये पॉइंट याद रखना, मालेगांव समिति, इसका गठन कब हो रहा है, 2010 में हो रहा है। ठीक है, यदि अपन बात कर रहे जो है हम घोष समिति की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे जो है घोष समिति का संबंध जो है वो ग्रामीण बैंकों से है। इसका संबंध किससे है, ग्रामीण बैंकों से इसका संबंध है। तो आप याद रखना ग्रामीण बैंकों से इसका संबंध है। ठीक है, और यदि खान समिति की अपन बात करें तो मेरे प्यारे साथियों खान समिति का संबंध जो है इसका समावेशी अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, खान समिति का संबंध किससे है, समावेशी अर्थव्यवस्था। याद रखना इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखना, मालेगांव समिति, घोष समिति और खान समिति। ठीक है, शिवरामन समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति नहीं है। आप याद रखना कि ग्रामीण बैंकों में यानी कि भारत में ग्रामीण बैंकों में या समावेशी अर्थव्यवस्था की बात किया, जब मालेगांव समिति की बात होती है तो मालेगांव समिति के लिए याद रखना जितने भी माइक्रो फाइनेंसेस के लिए जो रूल्स बने थे वो रूल्स जो है वो कैसे बने थे। ठीक है, वो इस समिति के बाद में ही बने थे, यानी कि मालेगांव समिति के बाद से। उस समिति का गठन कब किया गया था, समिति का गठन किया गया था मेरे प्यारे साथियों 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण, क्या साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल की बात की जा रही है, का गुणात्मक माप है। कौन सा माप है मेरे प्यारे बच्चे, गुणात्मक माप की यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब एक तो होता है गुणात्मक और एक होता है क्या मात्रात्मक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे साथियों जब हम बात कर रहे होंगे CRR की, कैपिटल रिजर्व रेशियो की, SLR की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, SLR की बात कर रहे होंगे, दोनों ही जो है ये क्या है, ये RBI का, क्या RBI में जो मौद्रिक कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करने की ये क्या है, टूल्स है। इसके अलावा नैतिक दबाव को अपन लेते हैं किस में, मात्रात्मक में। किस में लेते हैं, मात्रात्मक में। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है साख नियंत्रण है, क्या साख नियंत्रण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है गुणात्मक माप पूछा जा रहा है। कौन सा माप पूछा जा रहा है, गुणात्मक माप। तो मेरे प्यारे बच्चे गुणात्मक माप जो होगा वो होगा केवल बी, ऑप्शन बी, नैतिक दबाव। क्या नैतिक दबाव होगा, जिसमें बैंकों को थोड़ा सॉफ्ट तरीके से डील किया जाएगा, यानी कि SLR और CRR की बात करते हैं, या रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की अपन बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या बैंक रेट की बात कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे साथियों ये पूरा जो है ये किस में आएगा, ये मात्रात्मक कंट्रोल में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, मात्रात्मक कंट्रोल में ये आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्राचीन मार्शल आर्ट की बात की जा रही है, जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीप भारत में योद्धाओं को सैन्य प्रशिक्षण के भाग के रूप में हुई थी। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीप भारत में, कहाँ पर हो रही है, प्रायद्वीप भारत में हो रही है। ठीक है, और प्रायद्वीप भारत में, ठीक है, कुल मिलाकर जब प्रायद्वीप भारत की बात आती है तो आप दिमाग में रखा करो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। क्या याद रखना अपने को, साउथ इंडिया। हालांकि इसमें पार्ट नॉर्थ इंडिया का भी पार्ट है। नॉर्थ इंडिया में जब बात करते हैं तो उत्तर भारत के मैदान हम सामान्यतः ले लेते हैं। ठीक है, पर प्रायद्वीप भारत में जब योद्धाओं की बात होती है, सैन्य प्रशिक्षण की बात होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड वॉरियर्स की बात होती है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर याद रखना, जब हम कराटे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कराटे। तो कराटे जो है ये मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, परंतु ये इसका विकास कहाँ पर हो रहा था, इसका विकास जो है वो जापान में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर हो रहा है, जापान में। उसके बाद मैंने ऑप्शन बी दे रखा है कलरीपयडू। क्या दे रखा है, कलरीपयडू। और मेरे प्यारे साथियों यही जो है इसका विकास कहाँ पर हो रहा है, ये दक्षिण भारत का है। कहाँ पर है, दक्षिण भारत का है। ठीक है, उसके बाद में मुआई थाई की बात करते हैं तो ये मार्शल आर्ट जो है ये कहाँ का है, ये थाईलैंड का है। कहाँ का है, ये थाईलैंड का है, थाईलैंड का है। जापान में जो मार्शल आर्ट कराटे होते हैं तो कराटे कैसे की जाती है, फ्री हैंड होते हैं, फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड होते हैं। इसके अलावा इसमें हथियार वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा। कलरीपयडू ये जो है एक सामान्य कुश्ती जैसी एक चीज़ है। ठीक है, कुल मिलाकर है मार्शल आर्ट का टाइप ही, मार्शल आर्ट के टाइप में ही ये भी किया जाएगा। माई थाई जो है ये कहाँ पर विकास हो रहा है, इसका विकास हो रहा है थाईलैंड में। ठीक है, इसमें पूरे बॉडी के 8 पार्ट्स का प्रयोग यूज़ किया जाता है। जैसे 2 हाथ हो गए, 2 तो क्या हो गई, हाथ हो गई। इसके अलावा 2 पैरों की बात की जाती है। ठीक है, 2 पैर की बात, 2 कोहनी आ गई। ठीक है, 2 कोहनी। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कोहनी।
ठीक है, इनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, घुटनों का प्रयोग किया जाएगा। 2 क्या हो गए, घुटने हो गए। तो ये कुल मिलाकर जो है 8 टाइप से होती है माई थाई। जब हम गतका की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गतका, तो गतका का संबंध, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, गतका जो है ये पूछा जा सकता है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है जब गतका की बात की जाती है, क्योंकि ये बाकी के नाम आपके सुने होते हैं, गतका नाम बहुत कम सुना हुआ रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब गतका की बात आती है तो ये सिख मार्शल आर्ट है, यानी कि इसको कौन करता है, सिख धर्म की। आपने सुना होगा निहंग जो सिख होते हैं, सिख निहंग सिखों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा गतका जो है, मतलब कुल मिलाकर आप इतना से याद रखना, ये सिख धर्म से इसका संबंध है। किससे है, सिख धर्म से इसका संबंध है, ठीक है। और ये वर्तमान समय में आज भी आपको पंजाब जैसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा सिख कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ पर इसका, ठीक है, इसकी परफॉर्मिंग करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, ये है मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, जब मोहिनीअट्टम की बात कर रहे होते हैं तो मोहिनीअट्टम जो है, ठीक है, ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, जब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो ओवरऑल कंप्लीट शास्त्रीय नृत्यों की अपन बात यहाँ पर कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य, मेरे प्यारे साथियों, जब हम शास्त्रीय नृत्यों की बात कर रहे होते हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे होते हैं, तो पूरे भारत में, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो है वो कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य कितने किए जाते हैं भाई, 8 शास्त्रीय नृत्यों का प्रचलन है, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में जब अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे कथक की, तो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा आपकी यूपी में। कहाँ पर, यूपी में। उसके बाद में जब हम बात कर रहे होंगे कथकली, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कथकली जो है ये कहाँ पर किया जाएगा, केरल में। कुचिपुड़ी की जब आप बात आती है तो ये कहाँ पर, ठीक है, कुचिपुड़ी। यहाँ पर एक बार ध्यान देना, ठीक है। अपन बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की। तो कथक यूपी में, कथकली जो है वो कहाँ पर, केरल में। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाएगा, तमिलनाडु में किया जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, मोहिनीअट्टम की मैं बात कर रहा हूँ वापस, ठीक है। तो याद रखना, कथकली केरल में और मोहिनीअट्टम, क्या, मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम भी कहाँ पर किया जाएगा, ये भी मेरे प्यारे साथियों केरल में। कहाँ पर किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। इसके अलावा आप एक याद रख सकते हो, ओडिसी, ठीक है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, ये कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। इसके अलावा आपको एक याद रखना है, मणिपुरी। कौन सा है भाई, मणिपुरी जो है ये कहाँ पर किया जाएगा, ये भी मणिपुर में। मणिपुर में मेरे प्यारे साथियों, आपको एक शास्त्रीय नृत्य और है, ठीक है। उसका नाम क्या है, सत्रिया। क्या है, सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, असम में। सत्रिया कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, असम में, ठीक है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि भारत में टोटल जो है कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 शास्त्रीय नृत्य जो है वो कैसे कैसे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, मोहिनीअट्टम किस एक राज्य का जो है क्या है, नृत्य शैली है। तो आपको याद रखना है केरल की। कहाँ की है, केरल की है।
तो यहाँ पर आप याद रखना कि भारत में जो है क्लासिकल डांस, इसको क्या बोल रहे होंगे? क्लासिकल डांस, ठीक है, क्या बोल रहे होंगे भाई? क्लासिकल डांस बोल रहे होंगे। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। तो आप याद रखना, ठीक है, 3 तो कैसे शुरू होंगे, ठीक है, 3 तो कहाँ से शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे? तो पहला याद रखना कथक, क्या? कथक। दूसरा आप याद रखना कथकली, ठीक है, आगे सिर्फ क्या लगानी है? कली लगानी है। क्या लगानी है? कली लगाना है आगे। तो कली लगते ही क्या बन जाएगी भाई? कैसे? कौन सा राज्य आता है? कैसे? केरल। कैसे? केरल, ठीक है। और मोहिनी अट्टम, ठीक है, दूसरा याद रखना, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ये भी कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी जो है, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश में। याद रखने का कुचिपुड़ी का तरीका ये है कि आप ये लॉजिक लगा लेना, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश में थोड़ा आंधे, ठीक है, हालांकि ऐसा वो नहीं होता, सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि आंध्र रखेगा आंधे, और वहाँ पर पूड़ी कैसी बनेगी? कच्ची बनेगी। पूड़ी कैसी बनेगी? कच्ची बनेगी। तो याद रखना कुचिपुड़ी जो है कैसी, कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में। कैसे होंगे? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जो है भरतनाट्यम, क्या? भरतनाट्यम की बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादा नाटक कौन करता है? ज़्यादा नाटक, हिंदी भाषा का विरोध ज़्यादा कौन करता है? तमिल कौन करते हैं? तमिल। तो याद रखना भरतनाट्यम, ठीक है, भारत में ज़्यादा नाटक कौन करता है? तमिलनाडु। कौन करता है भाई? तमिलनाडु। चाहे नदी जल विवाद की बात हो, किसी भी मामले में ज़्यादा उछलता कौन है? तमिलनाडु उछलता है, ठीक है। तो आप इसमें याद रख लेना तमिलनाडु। क्या याद रखोगे? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम, क्या भारत में नाटक ज़्यादा कौन करता है? तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी को कैसे याद करोगे कि आंधा जो होता है वहाँ पूड़ी कैसी बनती है? कच्ची बनती है, ठीक है, अच्छे से पक्की नहीं होती। तो याद रखना कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और 2 याद रखना कैसे, किससे याद रखोगे? तो मतलब 3 नृत्य आपको कैसे याद रखना है? कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का याद रखोगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोग कत्था ज़्यादा खाते हैं, क्या? कत्था ज़्यादा खाते हैं, कुल मिलाकर गुटखा टाइप में, ठीक है, धूम्रपान टाइप की, जिसको अपन बोल रहे होते हैं। कथकली केरल हो गया, इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये केरल हो गया। सत्रिया जो है, क्या? सत्रिया जो है ये असम से याद रखना। उसके बाद में ये 2 नृत्य वैसे याद हो जाएंगे, ओडिसी, उड़ीसा का, मणिपुर का, मणिपुरी, ठीक है, ईजी है। और ये भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, हर बार जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी में लगातार पूछा जा रहा है, सीएचएसएल में 2000 अगस्त में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। या इससे पहले की बात करें एमटीएस में, क्या? एमटीएस में मई 2023 में आ गया, और उसी साल, ठीक है, उसी साल अगस्त में किस में पूछ लिया? सीएचएसएल में, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि शास्त्रीय नृत्य, क्या क्लासिकल डांस से यदि आप क्वेश्चंस देखोगे, लगातार उठाकर देखोगे, तो हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। हर एग्ज़ाम में, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, शास्त्रीय नृत्य का यानी कि ठीक क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, कंप्लीट ये याद रखना। उम्मीद है आपको 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन आया था? ऑप्शन दे रखा है हेरोडोटस, स्ट्रोबी, होमर और मेगास्थनीज। और ये भी भाई साहब जो है लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एमटीएस में भी आ गया, और उसके बाद में बताओ सीजीएल में भी फेंक दिया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भाई साहब ध्यान दीजिए, इसका मतलब मामला ज़ोरदार है भाई, मामला ज़ोरदार है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इससे पहले की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, ठीक है, नंद वंश में कौन? घनानंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उत्तर भारत, क्या? जब उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत की जब बात कर रहा हूँ, तो उत्तर भारत के मैदानों की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत यानी कि मगध में, कहाँ पर भाई? मगध की बात कर रहा हूँ। जब मगध साम्राज्य में शासन किसका था? नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का शासन था। तो उसी समय, क्या? उसी समय जो है, उसी समय आपने नाम सुना होगा सिकंदर, ठीक है। सिकंदर की लड़ाई हुई थी भाई, किससे हुई थी? सिकंदर यानी कि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर जिसको हम बोल रहे होते हैं। तो आप सिकंदर का अन्य नाम याद रखना, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलग नहीं भाई, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो सिकंदर जो है, इसका यहाँ पर युद्ध हुआ था किससे? पोरस से। पोरस कौन था? पोरस इस समय पंजाब का, किसका? पंजाब का शासक था, ठीक है। पोरस कौन था? तो यहाँ पर याद रखना कि पोरस जो है ये पंजाब का शासन था। और मेरे प्यारे साथियों,
ठीक है। पंजाब चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे भारत वाला हो, ये वर्त पहले किसका भाग था? ये संपूर्ण भारतवर्ष यानी कि मगध में उत्तर भारत में ये शासन आते थे। तो इसी समय जो है पोरस कौन था? पोरस पंजाब में इसका शासक था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंजाब का शासक था। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर होता ये है कि दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्सेस, और इस युद्ध का नाम था हाइडे स्पीसीज। हाइडे स्पीस युद्ध, ठीक है, झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे था भाई? झेलम नदी के किनारे। अब मैं इसी से रिलेटेड एक PYQs पहले सॉल्व करा चुका हूँ। यदि वो PYQs आप सॉल्व कर चुके थे तो इसका मतलब है इसका आंसर देना आपके लिए क्या हो गया? बहुत इजी हो गया। हम बात कर रहे होते हैं 326 ईस्वी पूर्व की। कब की बात कर रहे थे ये? हम बात कर रहे हैं 326 ईस्वी पूर्व की। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 326 ईस्वी पूर्व जो है हाइडे स्पीस का युद्ध होता है। किसके बीच में? अलेक्जेंडर सिकंदर और किसके बीच में? राजा पोरस के बीच में होता है। और पोरस जो है इसकी बहादुरी देखकर सिकंदर वापस, ठीक है, पूरा का पूरा भूभाग जो है किसको लौटा देता है? पोरस को लौटा देता है। और उसके बाद में 324 ईस्वी में जो भाई साहब अलेक्जेंडर या सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो पूरा एक यानी कि इसके अलग अलग सेनापति होते हैं। अलग अलग सेनापतियों में से इसका एक सेनापति, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। मेरे प्यारे साथियों कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो एक भूभाग किसको दे दिया गया? यानी कि सिकंदर के पूरे भूभागों को सिकंदर के सभी सेनापतियों में विभाजित कर दिया गया। और एक भूभाग किसको दे दिया गया? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया गया। अब जो है भारत में यानी कि नंद वंश के बाद में भारत में शासन आया मौर्य वंश का। किसका आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? भारत में मौर्य वंश का शासन आया। और मौर्य वंश में कौन था? मौर्य वंश में था मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन था इसका मतलब वहाँ पर सिकंदर नहीं था। कौन आया था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर आता है। और सेल्यूकस निकेटर आता है तो सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है। हारने जीतने का इसमें कोई विवरण नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी करनी पड़ती है। और बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको क्या देता है? 500 घोड़े देता है। और इस प्रकार जो है सेल्यूकस निकेटर का ये युद्ध क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। परंतु एक अच्छा डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस का राजदूत आया था। वो कौन था? मेगस्थनीज। कौन था मेरे प्यारे साथियों? मेगस्थनीज आया था। और मेगस्थनीज की एक बुक थी, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक का नाम था इंडिका। मेरे प्यारे बच्चे ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? मेगस्थनीज की बुक कौन थे? इंडिका है। और मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज यूनानी यानी कि ग्रीक का एक राजा था। उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। उसका क्या था? अम्बेसडर था, राजपूत था, ठीक है, सॉरी उसका राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आ रहा है? क्या आ रहा है? कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है। ठीक है, हेरोडोटस की बात करते हैं तो इतिहास का जनक माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किस? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो याद रखना फादर ऑफ हिस्ट्री किसको माना जाता है? ये माना जाता है हेरोडोटस का। स्ट्रोबो जो मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रोबो एक ज्योग्राफी, ठीक, इनकी एक बुक भी आती है ज्योग्राफिया। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के, ठीक यानी कि भूगोल वेता थे। ठीक है, तो आप आपके लिए याद रखना कि मेगस्थनीज की बुक कौन सी थी? इंडिका। और मेरे प्यारे साथियों इंडिका में वर्णन किसका मिलेगा? तो ऑब्वियसली मौर्य साम्राज्य का। किसका वर्णन मिलेगा? मौर्य साम्राज्य। उत्तर भारत में किसका वर्णन मिल रहा होगा? इंडिका में। किस में मिल रहा होगा? इंडिका में। आइए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, मेगस्थनीज के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था। तो इजी है, यानी कि मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त दरबार के किस में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये बहुत पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग राजवंश के क्या थे? शासक थे। और मौर्य साम्राज्य में आप तो सम्राट अशोक का तो आपने नाम सुना होगा। मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने कलिंग का युद्ध, उड़ीसा में कलिंग के युद्ध जो है इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्षवर्धन जो है, ठीक है, उसके बाद में चर्चा यहाँ पर आ रखी है किसकी? हर्षवर्धन की। तो आप ये याद रखना, इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूँ। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था?
ये आया था मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये पॉइंट याद रखना। और इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। बुक क्या थी? इंडिका। बुक क्या थी? इंडिका। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिका में जो है किसके बारे में वर्णन है, तो ऑब्वियसली किसके बारे में वर्णन होगा? मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें वर्णन होगा। नेक्स्ट है 28, ये है चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध को नंद वंश से उखाड़ फेंका था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपने एक कहानी सुन रखी होगी। ये कहानी कुछ इस प्रकार थी कि कौटिल्य होता है और वो चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक होता है, यानी कि उनका राजनीतिक गुरु टाइप में होता है। उनको शिक्षा दीक्षा किन्होंने दी थी? कौटिल्य ने दी थी, चाणक्य ने दी थी। और चाणक्य जो है, ठीक है, ये एक बार नंदवंश में गया था, घनानंद। और घनानंद जो है वो भाई साहब मस्त अपना था, भोग विलास में डूबा हुआ था, चारों तरफ उसकी रानियां नाच रही थी, ठीक है, बिल्कुल मस्त था। इसी समय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब नंद वंश का शासन था मौर्य मगध साम्राज्य पर, इसी समय एक तरफ भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था कौन? सिकंदर। और उधर भाई साहब वो अपनी मस्ती में डूब रहा है। कौन? घनानंद। वो बिल्कुल चिल है, अपनी रानियों के साथ में डांस मस्ती मौज कर रहा है। तो उसको याद दिलाने के लिए कि भैया तू जो है मगध साम्राज्य का शासक है, याद दिलाने के लिए कौन गया भाई? चाणक्य गया। और चाणक्य गया तो भैया चाणक्य को जो है बेइज्जती करके जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उस समय चाणक्य या कौटिल्य ने ये सौगंध खाई थी कि जब तक मैं अपनी शिखा, यानी कि उसकी जो चोटी थी, ठीक है, वो खुली रखूँगा या उसको नहीं बांधूंगा, तब तक जो है नंद वंश का क्या नहीं कर लूँगा? अंत नहीं कर लूँगा। इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य ने या चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। क्या बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे साथियों? विष्णुगुप्त, ठीक है। आगे मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि विष्णुगुप्त जो है, इसकी सहायता या कौटिल्य इसकी सहायता से जो है उसने नंद वंश को क्या कर दिया? उखाड़ फेंका। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था मेरे प्यारे साथियों? घनानंद था। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा, ठीक है, सर्वाइविंग रॉक कट केव्स माना जाता है, ठीक है, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। मेरे प्यारे साथियों, जब बराबरी और नागार्जुन की गुफाओं की बात करते हैं तो ये गुफाएं कहाँ पर है? ये आप याद रखना, ये है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। बाघ गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, बाघ गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहाँ पड़ रही होगी? ये पड़ रही होगी मेरे प्यारे साथियों, ये कहें कि MP और महाराष्ट्र MH, यहाँ पर ये होगी। और रॉक कट केव की जब बात कर रहे हैं और मौर्य काल की जब बात कर रहे होंगे तो इसमें अपन देख रहे होंगे कौन सी? ठीक है, अजंता एलोरा। क्या देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों? अजंता एलोरा की गुफाओं की हम बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे साथियों, जब हम सातवाहन वंश की बात करते हैं तो सातवाहन वंश जो है ये कहाँ पर था? ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में था। और मौर्य साम्राज्य के बाद में जो है उत्तर भारत, यानी कि कई बड़े क्षेत्रों पर शासन किसका हो जाता है? सातवाहनों का। किसका हो जाता है? सातवाहनों का हो जाता है। और ये सारे के सारे, यानी कि कान्हा, सिमुक, हल और गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सारे के सारे शासक जो है वो किसके थे? वो थे सातवाहन साम्राज्य के। किसके थे? सातवाहन साम्राज्य के थे, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था मेरे प्यारे साथियों? इसका संस्थापक था सिमुक। याद रखना, सिमुक था। सिमुक के बाद में मेरे प्यारे साथियों हल आया, कान्हा आया, गौतमी पुत्र आया, ठीक है। तो आज की क्लास, यानी कि ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों ये पूछा गया है, CGL का क्वेश्चन है, एक ठीक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। 2016 का ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथियों, हम मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।